आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से या फिर बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तथा ये चैप्टर काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स कहते किसको हैं। केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग ये कहते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals rate of reaction and mechanism of reaction। यानी केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, ये जो होगा किस तरह से जो होगा ये प्रतिक्रिया करता है, या फिर इस रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, ये हम लोग देखते हैं। काइनेटिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है गति। मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन ये है, ए गिव्स आउट बी। अभी प्रतिक्रिया स्टार्ट या प्रारंभ नहीं हुआ तो हमारे पास सिर्फ ए या फिर ये जो होंगे ये रिएक्टेंट होंगे। जब तक प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है तो ये अभिक्रिया स्थिर अवस्था में है, क्योंकि जब प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ तो समय हमारा क्या होगा, 0 सेकेंड होगा। तो यहाँ रिएक्शन स्टैटिक अवस्था में है। जैसे ही रिएक्शन प्रारंभ होता है समय बढ़ना प्रारंभ होता है और रिएक्शन स्टैटिक अवस्था से काइनेटिक अवस्था में आ जाता है। पुनः रिएक्शन चलते जाए, एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा ए परिवर्तित होकर बी का निर्माण कर देता है और पुनः रिएक्शन काइनेटिक अवस्था से स्टैटिक अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन प्रारंभ होने से लेकर रिएक्शन समाप्त होने के बीच तक की सारे चीज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब यह है कि रिएक्शन ये जानते हैं काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए रिएक्शन को सामान्यतः हम 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है जिसको नाम देते हैं फास्ट रिएक्शन। ये फास्ट रिएक्शन वैसे रिएक्शन है जिसके कंप्लीशन में टाइम 1 × 10⁻³ से 1 × 10⁻⁶ सेकेंड तक लगता है और इतने ही कम समय अंतराल में ये रिएक्शन समाप्त हो जाते हैं। और फास्ट रिएक्शन का जैसे एग्जाम्पल ये लेते हैं, जो भी आयनिक रिएक्शन होंगे सारे के सारे आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं। जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, ये रिएक्शन करके AgCl सॉलिड का निर्माण करेगा प्लस NaNO3 एक्वस का निर्माण करेगा। इस तरह के रिएक्शन को कंप्लीट होने में काफ़ी कम समय लगता है और ये फास्ट रिएक्शन कहलाते हैं। हम लोग फास्ट रिएक्शन को इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ अगर कोई फास्ट रिएक्शन आता है या फास्ट रिएक्शन के स्टेप्स आते हैं, इनको हम सीधा जो होगा ये इग्नोर कर देंगे। दूसरा ये होता है जिसको नाम देते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है ये रस्टिंग ऑफ आयरन। ये रस्टिंग ऑफ आयरन महीनों सालों तक जो होंगे ये चलते हैं। तो जिस रिएक्शन के कंप्लीशन में काफ़ी समय लगता है, इसके बारे में भी जो होगा ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। ये जो तीसरे तरह के रिएक्शन होते हैं जिसको नाम देते हैं मॉडरेट रिएक्शन। ये रिएक्शन ना तो स्लो होते हैं और ना ही फास्ट होते हैं। ये फास्ट और स्लो दोनों रिएक्शन के बीच में होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन ही पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल ये है 3H2 + N2 गिव्स आउट 2NH3। अब यह है कि कोई रिएक्शन फास्ट क्यों हो जाता है, कोई रिएक्शन जो होंगे ये स्लो क्यों हो जाते हैं और कोई रिएक्शन मॉडरेट क्यों हो जाता है।
तो किसी भी रिएक्शन में सिर्फ दो चीज होता है, एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा होता है जिसको नाम देते हैं बॉन्ड मेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग यही दो जो होंगे किसी भी रिएक्शन को पूर्ण करते हैं। पर बंध टूटेगा और उसके बाद बंध बनेगा। अगर बंध टूटने और बंध बनने में काफी कम समय लगता है तो वो रिएक्शन क्या हो जाएंगे, ये फास्ट रिएक्शन हो जाएंगे। जैसे हमने फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ये सोडियम रहता है Na+ और क्लोरीन रहेंगे Cl- के रूप में। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर रहेगा Ag+ और नाइट्रेट रहेंगे NO3- के रूप में रहते हैं। जैसे ही इस दोनों को मिलाएंगे, अब यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग का प्रश्न नहीं है, बॉन्ड तो पहले से ही जो होगा ये टूटा हुआ रहता है। सिर्फ एक का केटायन दूसरे के एनायन से जुड़कर रिएक्शन को पूर्ण कर देता है और इस तरह से इस प्रकार के रिएक्शन जो होंगे ये फास्ट होंगे। स्लो रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग काफी अधिक समय लेता है, जबकि मॉडरेट रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग जो होंगे ना तो काफी अधिक समय लेते हैं और ना ही जो होगा ये काफी कम समय लेते हैं। तो हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग फिलहाल अपने कोर्स के अनुसार मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ये केमिकल काइनेटिक्स ये कहता है कि सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। जैसे ही रेट शब्द आता है इसका सीधा मतलब हो जाता है इकाई समय, यूनिट टाइम। यूनिट टाइम हम लोग क्या लेंगे, 1 सेकेंड। तो किसी भी रिएक्शन में 1 सेकेंड में जितना रिएक्शन होता हो, चाहे रिएक्टेंट के टर्म में कहें या प्रोडक्ट के टर्म में कहें, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक काल्पनिक रिएक्शन ले लेते हैं, A गिव्स आउट B। इस रिएक्शन को हम लोग ये पढ़ेंगे कि 1 मोल A प्रतिक्रिया करके 1 मोल B का निर्माण करता है। अब ये है इनिशियल, A का हमारे पास है A मोल पर लीटर है। अभी रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुआ तो B का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। और रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुआ तो समय का भी हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे, समय हमारा क्या होगा, 0 सेकेंड होगा। एक चीज यहाँ देख लेना जरूरी है कि जब समय हमारा 0 सेकेंड होता है तो उस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा इसी को नाम देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। अब रिएक्शन प्रारंभ हो गया, समय का काउंटिंग भी शुरू कर दिए, तो ये पाते हैं कि आफ्टर t सेकेंड A का x मोल प्रतिक्रिया कर जाता है तो A बचेगा A-x मोल पर लीटर। अब ये था कि 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B का निर्माण करता है, तो अगर x मोल प्रतिक्रिया करेगा तो B जो होंगे ये भी बनेंगे क्या, x मोल पर लीटर बनेंगे। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखे थे कि t सेकेंड में A का कंसंट्रेशन चेंज होकर A-x हो जाता है, तो ये कह सकते हैं कि इन 1 सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट टाइम। इन 1 सेकेंड चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बराबर हो जाएगा कितना, A-x/t। 1 सेकेंड में चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा A-x/t, और इसी को हम लोग नाम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
ए माइनस एक्स कहेंगे क्या, इसको हम नाम दे सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन का तो एक डिफिनेशन ये दे सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी हम लोग कह सकते हैं। अब दूसरा ये है कि इस रिएक्शन में हम लोग ये देखे थे, यही हम लोग रिएक्शन लिए थे ए गिव्स आउट बी। तो ये कहे थे कि 1 मोल ए रिएक्ट करेगा तो 1 मोल बी का निर्माण होगा। तो जिस दर से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा, ठीक उसी दर से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बढ़ेंगे। तो अब ये भी अगर हम लोग काउंट करें कि इन 1 सेकंड, ये कह सकते हो कि इन 1 सेकंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। और इसको भी हम लोग नाम देंगे क्या, ये भी कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अंतर सिर्फ ये होगा कि ये रिएक्टेंट के टर्म में होंगे और ये हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट के टर्म में होगा। और ये हो जाएगा कितने के बराबर, ये हो जाएंगे x बाई टी, जहां x जो होगा ये इंडिकेट करेगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को, और t जो होंगे ये इंडिकेट करेंगे किसको, टाइम को। अब एक चीज ये होता है, एक मान्यता है या सामान्यतः ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं तो इसके आगे निगेटिव साइन दे देते हैं। और ये निगेटिव साइन कोई मैथमेटिकल साइन नहीं होता, यह सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि ड्यूरिंग रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, या ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी को इंडिकेट करता है। अब इस दोनों को मिला दें तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सांद्रण में परिवर्तन इकाई समय में जितना होता है इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। चेंज में इंक्रीज और अगर होता है तो भी ये चेंज कहलाएगा, डिक्रीज अगर होगा तो भी जो होंगे ये क्या होंगे, ये चेंज कहलाएंगे। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा रिएक्शन था, ए गिव्स आउट बी। अब रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये होगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। दूसरा ये अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। हमने ये कहा था कि मान्यता के अनुसार जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो इसका साइन निगेटिव देते हैं, और ये साइन मैथमेटिकल साइन नहीं होते। अब यह है कि इस निगेटिव साइन का क्या अर्थ होता है, जब ये मैथमेटिकल साइन नहीं है तो इसको हम क्यों इंडिकेट करते हैं। देखिए ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये कह सकते हैं कि नेवर बी निगेटिव, ये जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव नहीं होगा, इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो होंगे a माइनस एक्स बाई टी, ये होता है, ये कहलाता है क्या, रेट ऑफ, ये होगा डिसअपियरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो होंगे
इसका साइन हो जाएगा क्या, निगेटिव। क्योंकि यहाँ क्या होगा कि जब रिएक्शन प्रारंभ होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। और चेंज अगर हम लोग काउंट करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वैल्यू इसका कम होगा, इनिशियल वैल्यू जो होंगे ये क्या होंगे, ये अधिक होंगे। तो इसका वैल्यू आएगा निगेटिव और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये जो होंगे ये कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब अगर इसके इस साइन से अगर बचना है तो इसको हम लोग मोड में जो होंगे ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने एक चीज ये देखा कि हमने जो रिएक्शन लिया इसमें 1 मोल A 1 मोल B का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन इसी तरह के हो सकता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अधिक भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इतने ही हों लेकिन इनके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे ये परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम लोग एक वैसा रिएक्शन पर काउंट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भिन्न भिन्न हों। अब इस बोर्ड को जो होगा इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब ये मान लीजिए हम ये रिएक्शन ले लेते हैं 2A गिव्स आउट B। इस रिएक्शन को हम ये पढ़ेंगे कि 2 मोल A प्रतिक्रिया करता है तो 1 मोल B का निर्माण करता है। 2 मोल A रिएक्ट करेगा तो 1 मोल B का निर्माण करेगा। यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होंगे इसके 2 हो गए और इसके 1 हो गए। अब यहाँ अगर हम A के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को लिखें तो ये हो जाएगा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो जाएंगे और ये हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट करते हैं तो ये होगा चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। अब इस दोनों को अगर बराबर करना हो तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है, रिएक्टेंट हो गया, साइन दे दिए माइनस, तो कोफिशिएंट से जो होगा ये भाग दे देंगे और कोफिशिएंट से भाग दे देंगे तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A और ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B और इसको कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं। तो इतना दूर ये कहलाता है क्या, ये कहलाएगा हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A, ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। और इस कोफिशिएंट को अगर हम मिला दें तो ये दोनों मिलकर कहला जाएंगे क्या, ये कहलाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हों तो नंबर ऑफ मोल्स से क्या करते हैं, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में डिवाइड कर देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा या ये जो होंगे रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करेंगे। अब ये जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A था इसको अगर हम लोग साइन, ये वैल्यू होता है क्या, निगेटिव होता है और इसको हम मोड में लिख देंगे, साइन जो होंगे ये समाप्त हो जाएंगे और माइनस प्लस और इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में प्लस आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया रिएक्शन 3H2 प्लस N2 गिव्स आउट 2NH3। अब नंबर ऑफ मोल्स 3 है, रिएक्टेंट है, साइन हो गया -1/3 चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो जाएंगे, ये भी रिएक्टेंट है, साइन हो गया माइनस, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1 तो सीधा हो गया चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट है, साइन होगा पॉजिटिव, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 2 से भाग दे दिए 1/2 चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन
चेंज इन टाइम। और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। और इस पूरे को जो होगा ये जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। और इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। अब ये है, इसको नोट कर लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन सामान्यतः दो तरह के होते हैं। एक को नाम देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये होगा, एक को नाम देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में यदि समय का अंतराल बड़ा होता है तो इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यही डिफिनेशन होगा क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। अभी जो भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन यूज कर रहे थे ये सारे जो होंगे ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थे। दूसरा ये है इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अब यह है कि इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। हम लोग ये देखे थे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर होता था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक फंक्शन होता था टेम्परेचर, यानी किसी भी रिएक्शन का दर समय के अंतराल यानी प्रत्येक क्षण बदलेंगे, तो जितना अधिक हम लोग समय के अंतराल को कम करते जाएं उतना अधिक जो होगा ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेट होगा। तो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ये कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट दैट पार्टिकुलर टाइम, यानी किसी इंस्टेंट टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको नाम देते हैं क्या, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको ये कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट वन ऑफ द रिएक्टेंट at one of the reactant or product at that particular instant of time, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कोई विशेष अंतर नहीं होता, ए गिव्स आउट बी। अब अगर मान लीजिए इसका हम लोग लिखते हैं इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और t टेंड्स टू 0। और अभी हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे तो ये हो जाएंगे इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये बराबर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, रिएक्टेंट है तो माइनस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और ये हो जाएगा t टेंड्स टू 0। और ये हो जाएंगे क्या हमारे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस dA अपॉन dt। इसको जो होगा ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट के टर्म में होगा, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम t टेंड्स टू 0, और ये हो जाएंगे dB बाई
dt। और इस रिएक्शन के लिए अगर इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखते हैं तो ये होगा माइनस रिएक्टेंट है dA अपॉन dt इक्वल टू dB अपॉन dt। ये होता है हमारा क्या, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर जनरल रिएक्शन, कोई जनरल रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या भी अधिक होगी और इनके नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग होंगे। A mole of A reacts with B moles of B gives out C mole of C plus D mole of D। तो इसका ये होगा, रिएक्टेंट हो गया कितना, A mole of A and B mole of B। नंबर ऑफ मोल्स हो गया A, तो 1/A, ये हो जाएगा dA अपॉन dt बराबर माइनस ये हो जाएंगे dB अपॉन dt, भाग दे दिए किससे, 1/B से, ये हो जाएगा 1/C dC अपॉन dt बराबर 1/D, ये हो जाएंगे dd अपॉन dt। इस तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, सारे को हम लोग इंस्टेनियस रेट और एवरेज रेट दोनों को जो होगा ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पहले इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स आउट 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। ये कोई रिएक्शन है और साथ में दे रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO ये दे रहा है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये कहता है कि फाइंड, प्राप्त कीजिए, पहला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, और दूसरा कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन के रिलेशन को लिख लेते हैं। ये होगा -1/4 dNH3 अपॉन dt इक्वल टू -1/4 5 DO2 अपॉन dt इक्वल टू 1/4 dNO अपॉन dt, ये होगा 1/6 dH2O अपॉन dt। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO हो जाएगा dNO/dt, इसका वैल्यू दे रहा है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सबसे पहला ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 ये हो जाएगा dNH3 अपॉन dt। ये क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है, मोड में डाल दिए, साइन जो होगा इसका कोई मायने नहीं रखेंगे। अब इस रिएक्शन से ये होगा -1/4 dNH3 अपॉन dt
बराबर ये होगा 1/4 dNO/dt। ये हो जाएंगे -1/4 dNH3/dt बराबर 1/4, इसका वैल्यू हो जाएगा 3.6 × 10⁻³ ये हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका dNH3/dt इक्वल टू -3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये हो जाएगा, मोड में ले लेते हैं, साइन हमारा हट जाएगा, और ये हो गए 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O ये हो जाएगा हमारा dH2O/dt। यहाँ से ये रिलेशन आएगा, अगर हम इसी रिलेशन को ले लेते हैं 1/4 dNO/dt बराबर ये हो जाएगा 1/6 dH2O/dt। dNO/dt का मान दिया हुआ है, ये होगा 1/4 × 3.6 × 10⁻³ इक्वल टू 1/6 dH2O/dt। और ये हो जाएंगे dH2O/dt बराबर ये होगा 6/4 × 3.6 × 10⁻³ और ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.4 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हम लोग इस तरह से इस ग्राफ को इस इक्वेशन को बदल सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ग्राफ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके ग्राफिकल क्वेश्चंस भी जो होंगे ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सामान्यतः हम लोग इसी रिएक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं, A गिव्स आउट B। ये जानते हैं कि एक मोल A रिएक्ट करेगा, एक मोल B का निर्माण करेगा। हम लोग अभी देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये था चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। यहाँ हम लोग इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन ले लेते हैं और इस एक्सिस पर हम लोग टाइम ले लेते हैं। तो प्रारंभ में जब समय हमारा शून्य होगा तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट होगा। जब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है A का कंसंट्रेशन क्या होगा, कमेगा, क्योंकि रिएक्शन प्रारंभ होगा तो A कन्वर्ट होंगे B में। A का कंसंट्रेशन कम होगा तो ग्राफ ऊपर से नीचे, और समय बढ़ेगा तो ग्राफ जो होगा ये बाईं ओर से दाहिनी ओर चलेगा, और इस तरह से हमको ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पर नहीं सटना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये x एक्सिस पर सटेगा कंसंट्रेशन ऑफ A क्या हो जाएगा, शून्य, और इस तरह से ये रिएक्शन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। जबकि ये मान्यता है कि हम लोग किसी भी रिएक्शन को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं मानते, और ये क्या देंगे, ये हमको बताएगा लाइन रेट ऑफ रिएक्शन को बतलाएगा। ये हम ग्राफ किसके, रिएक्टेंट के टर्म में ड्रॉ करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कंसंट्रेशन, तो हम रिएक्टेंट का भी यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन जो होगा ये हम लोग प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम प्रोडक्ट के रूप में ग्राफ प्लॉट करें तो देखो जब समय हमारा शून्य होगा तो रिएक्शन प्रारंभ नहीं होगा, B का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये 0 होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ग्राफ बाईं ओर से दाहिनी ओर चलेगा तो B का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ जो होगा ये नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, और इस तरह से हमको ये ग्राफ प्लॉट होंगे या ये ग्राफ हमको प्राप्त होगा।
अब ये है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए ये कोई पॉइंट है, मान लो A, ये कोई पॉइंट है B। अब ये कहे कि इसके बीच आप रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए। तो ये करते हैं कि अब इससे पहले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो होगा ये B से डालते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको हम इंडिकेट करते हैं T2, और A से अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये हो जाएगा T1। अब Y एक्सिस पर तो ये मान लेते हैं ये हो जाए हमारा क्या, ये हो जाए x1 और ये हो जाए हमारा क्या, x2। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा प्रारंभिक, ये हो जाएगा क्या अंतिम, ये हो जाएगा प्रारंभिक समय, ये हो जाएगा अंतिम समय। तो ये होता है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, और टाइम हो जाएगा क्या हमारा चेंज t2 माइनस t1। चूंकि x2 का मान छोटा होता है तो ये जो वैल्यू आएंगे ये वैल्यू माइनस आ जाएगा, x2 माइनस x1 बाई ये हो जाएंगे क्या t2 माइनस T1। ये हो जाएगा रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ ये शर्त हो जाएगा कि ये कह सकते हैं हियर x2 ये क्या होगा लेस देन x1, ये रिएक्टेंट के टर्म में। अब अगर मान लेते हैं प्रोडक्ट के टर्म में काउंट करें तो ठीक उसी तरह से जैसे ये कोई पॉइंट हो गया x A, ये कोई पॉइंट हो गया B। तो अब यहाँ से ये हो जाएंगे T1, ये हो जाएगा T2, ये होगा x1, ये होगा x2। यहाँ x2 जो होगा ये क्या होगा, वैल्यू वही आएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये वही हो जाएगा x2 माइनस x1 बटा ये होगा T2 माइनस T1। अब ये जो भी वैल्यू होंगे इसके अनुसार हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग आगे इसको न्यूमेरिकल पर भी जो होगा एप्लीकेबल करके देख लेंगे। यहाँ x2 का मान अधिक होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म में लिखा गया है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगे। अब यह है कि इंस्टेनियस, ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था। अब यह है कि इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं या इसके मान को हम लोग किस तरह से काउंट करते हैं। इस रिएक्शन सेम रिएक्शन हमारा होगा A गिव्स आउट B। ये हमने यहां लिया था कंसंट्रेशन A, यहां हमने लिया था टाइम। तो हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था ये इस तरह का जो होगा ये ग्राफ था। अब मान लीजिए एट द पार्टिकुलर टाइम ये मान लो कोई x है, ठीक पॉइंट है x। यहाँ जो होगा इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम लोग डाल दें तो ये बताएगा किसको, ये यानी t समय, ये जो भी t सेकेंड है, जो भी t का समय होगा इस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब यहाँ इनिशियल और फाइनल कुछ नहीं होगा तो यहाँ जो हम लोग करते हैं क्या कि इससे हम लोग टेंजेंट खींचते हैं और ये टेंजेंट खींचेंगे जो x एक्सिस पे भी जो होगा ये कट करेगा और साथ साथ जो होगा ये y एक्सिस पर भी जो होगा ये टच करेगा। इससे हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, ये हो गया A और ये हो गया B। अब यहाँ इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये भी वही होगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम।
अब OA जो होंगे ये देंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन, और OB हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन टाइम। ये एंगल होता है थीटा और ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब ये ग्राफ का स्लोप यही इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इसका टेंजेंट अगर लेते हैं तो टेन थीटा ये हो जाएगा क्या, OA अपॉन AB। ये वैल्यू हम लोग एंगल में लेते हैं, जो मान होगा ये इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ के द्वारा किस तरह से ज्ञात करते हैं ये हम लोग देख रहे थे। अब इसमें हम लोग दो क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ग्राफ दिया गया और ये कहता है कि पॉइंट A और B इसके बीच एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग जानते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये बताता है, ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। साइन जो होगा रिएक्टेंट के टर्म में माइनस लिए। अब पॉइंट A से अगर हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वैल्यू इंडिकेट करेगा किसको, इनिशियल टाइम को, यानी प्रारंभिक समय हमारा है 5 सेकेंड। B से जो होगा अगर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये हमारा देगा क्या, फाइनल समय, ये हमारा क्या हो गया 10 सेकेंड। अब A से y एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देगा, ये होगा x1, और ये हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x2। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा -x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। अब वैल्यू रख देते हैं, ये होगा माइनस x2 का मान हो गया 0.01 माइनस 0.02 अपॉन T2 हो गया कितना 10 माइनस 5, ये हो जाएगा, ये होगा माइनस 0.01 अपॉन 5। और इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे हमारे 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ को दिया गया है और ये एट द पॉइंट x, ये कहता है कि यहाँ पर इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करें। तो ये जो समय होगा तो सम यहाँ से x से परपेंडिकुलर ये डालते हैं, ये टाइम हो गया हमारा क्या, ये हो गया 10 मिनट। तो यहाँ पर इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करना है एट पार्टिकुलर टाइम। तो सबसे पहले इस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट खींचते हैं और ये टेंजेंट जो होगा ये खींचेंगे इस तरह से कि ये एक बार x एक्सिस पर टच करे और दूसरे बार जो होगा ये क्या होगा, ये y एक्सिस पर टच करे। अब यहाँ जो वैल्यू है ये वैल्यू हमको इंडिकेट करेगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या डेल एक्स को, और यहाँ से ये वैल्यू जो होगा ये इंडिकेट करेगा किसको, डेल टी को इंडिकेट करेगा। ये एंगल होगा हमारा थीटा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हम लोग इसी एंगल को हम लोग काउंट करते हैं। तो ये होता है इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये बराबर होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप जो होगा ये बराबर होगा किसके, tan थीटा के। अब ये हो जाएगा आपका OA अपॉन, इस पॉइंट को हम A इंडिकेट कर देते हैं, इस पॉइंट को B, OA अपॉन OB। OA का मान है कितना, डेल एक्स,
या फिर इसको कहते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी। डेल एक्स हो गया 0.04 और डेल टी का मान हो गया कितना 20 मिनट। वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.04, समय हो गया 20 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया समय हमारा किसमें, ये समय आ गया सेकंड में। अब ये वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा एट द पॉइंट टी इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने के लिए हमको ये ग्राफ नहीं बल्कि इस थीटा का मान दे दे, तो जब ये इस थीटा का मान देगा तो ग्राफ का स्लोप होगा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। tan थीटा का जो भी मान आएगा वही मान इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करेगा। और इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन के संबंध में मैंने आपको पढ़ाया। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।